चैनल माई सेल्फ फैशन कसौदन एंड आज इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी के जितने भी बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनकी बुक यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। एंड अब जो हमारी जितने भी वीडियोस रहेंगी वो इसी पे बेस रहेंगी एंड हम धीरे धीरे करके जितने भी चैप्टर्स हैं वन बाय वन हम सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। एंड चैप्टर पे आने से पहले हम जरा आपका सिलेबस देख लेते हैं। तो ओवरऑल आपके 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 में सिर्फ आपका एक ही टॉपिक रहेगा एंड सेकेंड यूनिट आ जाता है आपका जिसमें आप ओडिपियस द किंग एंड इसकी आप सेकेंड बुक, सिर्फ सेकेंड बुक, फर्स्ट बुक पे आपका फोकस नहीं रहेगा। इन्होंने ये बुक जो है वो 3 बुक्स में लिखी गई है या 3 पार्ट्स में लिखी गई है, उसमें आपका जो फोकस रहेगा वो इनकी सेकेंड बुक जिसका नाम सोफोसिस उस पर रहेगा। एंड ओवरऑल ये जो स्टोरी है ये ग्रीक कल्चर पे ही रिवॉल्व करेगी, ग्रीक किंग की बात हुई है इसमें। इसी के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा आपका यूनिट 3 जिसमें आप प्लेटो के बारे में जानेंगे, प्लेटो की बुक रिपब्लिक के बारे में आप जानेंगे। एंड रिपब्लिक में भी वैसे तो उन्होंने रिपब्लिक के ओवरऑल 21 पार्ट्स किए थे, बट आप जिस पर फोकस करेंगे वो रहेगी रिपब्लिक की 10th बुक जो कि लिटरेचर या कह सकते हो पोएट्री पे ओवरऑल डिस्कशन इन्होंने अपना दिया है। अब प्लेटो की जब हम बात करते हैं तो आप सबको याद रखना चाहिए ये भी एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर ही हैं जिन्होंने बात की थी। अलग अलग टॉपिक्स पे इन्होंने बात की, अलग अलग टॉपिक्स पे। ग्रीक्स की अगर जब हम बात करते हैं तो इन्होंने हर टॉपिक पे बात की है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो आपका पॉलिटिक्स आ जाता है, कोई भी टॉपिक आप लोगे, इवन एस्ट्रोलॉजी में भी ग्रीक कल्चर में बात हुई है। ठीक है, इसी के बाद लास्ट यूनिट आपके आ जाती है एंड आ जाते हैं प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल जिनकी बुक है पोएटिस। ठीक है, पोएटिस की आपके में ओवरऑल डिस्कशन बनी है, हम लोग एक ओवरऑल व्यू लेके चलेंगे। ठीक है, प्रॉपर डिटेल डिस्कशन पोएटिस का नहीं है। लाइक पोएटिस खुद में ही एक एपिक है। ठीक है, एक बहुत बड़ी बुक है वो। ठीक, तो जितनी इजीली जितने सिंपल वर्ड्स में उसको कवर कर सकते हैं उतने ही सिंपल वर्ड्स में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो ये है आपका ओवरऑल सिलेबस, 4 यूनिट्स, 4 टॉपिक्स। ठीक है, एंड इसी के साथ हम अब स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो। सो मैंने कहा ये हमारा सबसे पहला वीडियो रहेगा इंट्रोडक्टरी। एंड इसमें हम जो आपकी फर्स्ट यूनिट है होमर की इलियाड्स उसको डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं कि यूरोपियन लिटरेचर या यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर क्या है। एक ओवरऑल व्यू ले लेते हैं, एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं यूरोपियन लिटरेचर का एंड उसके बाद हम बात करेंगे होमर की, उनकी बुक की, उसके कैरेक्टर्स की एंड एनालिसिस की। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं यूरोपियन लिटरेचर की या सिर्फ हम यूरोप की बात करते हैं तो आप इससे तो आइडिया लगा ही सकते हैं यूरोप खुद में एक कलेक्शन, आप कह सकते हो कि कलेक्शन नहीं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, खुद में एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज, इसमें आपका इंग्लैंड भी इंक्लूड होगा, आपका ग्रीस भी इंक्लूड होगा, रोमन भी आप कह सकते हो, रोम भी आपका इंक्लूड होगा, फ्रांस, इटली, ये सारी कंट्रीज जो है वो आपकी यूरोप का ही पार्ट है। ठीक, और भी कंट्रीज हैं। ठीक, जर्मनी भी यूरोप का ही पार्ट है। सो इन सारी कंट्रीज का जो कल्चर लिटरेचर है, कल्चर है, वो यूरोपियन कल्चर या यूरोपियन लिटरेचर में आएगा। बट आपके में क्लासिकल है, सो आप सिर्फ फोकस किस पे करोगे, आपका जो मेन कोर्स का फोकस रहेगा वो ग्रीक पे और रोमन पे रहेगा, पर्टिकुलरली ग्रीक पे ही रहेगा। ओके, ग्रीस पे ही पर्टिकुलरली फोकस रहेगा। एंड आप जो चारों यूनिट्स हैं आपकी वो सिर्फ ग्रीक लिटरेचर के बारे में बात करूंगी। 4 ऐसे टॉपिक्स, 4 ऐसे फेमस बुक्स जो कि ग्रीक लिटरेचर में जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यूरोपियन लिटरेचर की। आप बात करते हैं सीधा सीधा सिर्फ लिटरेचर की जो कि यूरोप में चल रहा है। सो यूरोप की जब हम लेंगे तो ये स्टार्ट आपका कहाँ से होगा, एंशिएंट ग्रीस से स्टार्ट हो रहा है। मैंने कहा था कि ग्रीक लिटरेचर आपका चलेगा, एंशिएंट ग्रीक और रोम लिटरेचर से स्टार्ट होगा। एंड करंटली जो आपका अर्ली 21st में 28 जो मॉडर्न एरा है, पोस्ट मॉडर्न एरा है, तब तक के जितने भी लिटरेचर जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में या यूरोप कॉन्टिनेंट में बने हैं वो सब आ जाएंगे आपके इस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, एंड इसमें आपको हर तरीके के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, फिर वो चाहे आपका कॉमिक हो जाए, चाहे वो आपका सोशल पॉलिटिकल हो जाए, चाहे वो आपका फेमिनिस्ट हो जाए। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी स्टाइल्स हैं, वो सब इस पूरे ड्यूरेशन में या आप कह सकते हो यूरोपियन लिटरेचर में इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, एंड यूरोपियन लिटरेचर जो है वो या यूरोपियन कल्चर जो है वो
हर कंट्री का अपना सेपरेट कल्चर है, एंड यूरोप का भी एक सेपरेट कल्चर है जो उसे बाकी कंट्रीज से सेपरेट करता है। एक पर्टिकुलर स्टाइल है जो बाकी कंट्रीज में, अभी जब आप इंडियन लिटरेचर पढ़ रहे होगे या एशियन लिटरेचर जब आप पढ़ रहे होगे, वहाँ की जो स्टोरीज होंगी, यहाँ की जो स्ट्रक्चर होगा पोएट्री का, वो पूरी तरीके से डिफरेंट है, जो कि आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स में देखा है, फर्स्ट सेमेस्टर्स में आपने देखा है, जब आपने पढ़ा भाषा के बारे में, जब आपने पढ़ा, जब आपने सुधाकर के बारे में पढ़ा, जब आपने वाल्मीकि जी के बारे में पढ़ा, तब आपने इंडियन क्लासिकल कल्चर को देखा, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को देखा, ठीक है। तो वैसे ही जब हम यूरोपियन की बात करेंगे तो यूरोपियन क्लासिकल को देखेंगे आप, एंड ऑब्वियसली यूरोपियन क्लासिकल की जब हम बात करते हैं तो ग्रीक एंड रोमन्स आ जाते हैं। एंड इसमें जो टॉपिक्स सबसे ज़्यादा चले हैं, या कह सकते हो जो जेनर सबसे ज़्यादा चला है, वो आ जाता है आपका पोएट्री, फिक्शन, प्रोज, थिएटर, हिस्ट्री, और भी बहुत सारे जेनर्स या आप कह सकते हो और भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं जिसमें यूरोपियन कल्चर में या यूरोपियन लिटरेचर में लिखा गया है। ओके, ओवरऑल जब हम देखते हैं कि यूरोपियन कल्चर को या यूरोपियन लिटरेचर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है या कितने एराज में डिवाइड किया जा सकता है, तो मेनली 7 एराज आते हैं, ठीक है। सबसे पहला एरा या सबसे पहला पीरियड जो आता है वो आता है आपका क्लासिकल पीरियड या क्लासिकल लिटरेचर पीरियड, जो कि आपका चला 8th सेंचुरी BC से 5th सेंचुरी AD तक, या आप ओवरऑल रफली मान सकते हो कि 1300 ईयर्स में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका मिडिल एज, या मिडिल एज को ही हम लोग डार्क एज भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी कोई पूछ लेता है कि यूरोपियन का या लिटरेचर का, इंग्लिश इवन इंग्लिश लिटरेचर का भी अगर डार्क एज बात की जाएगी तो आपका मिडिल एजेस आएंगे, चाहे वो यूरोपियन लिटरेचर की बात करें चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, मिडिल एजेस को डार्क एजेस कहा जाता है, ठीक है। एंड इसका टाइम पीरियड आ जाता है 5th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक, सॉरी 15th सेंचुरी तक, ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स पीरियड है ये, ठीक है। अब धीरे धीरे टाइम पीरियड कम होता जाएगा सेंचुरीज का। इसके बाद जो पीरियड आया वो आ जाता है आपका रेनेसा, जो कि 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक चला, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स का है, ठीक है। एंड इसमें जितने भी चेंजेस हुए थे वो सारे चेंजेस रिवर्ट हुए, ठीक है। रेनेसा का सिंपल मतलब हो जाता है रीबर्थ या किसी चीज का वापस से आना, ठीक। अभी जब डिटेल डिस्कशन इसका कर होंगे तो हम हर एक पीरियड के बारे में आपको बताएंगे, ठीक। इसके बाद आया आपका एनलाइटमेंट पीरियड, जो कि 17th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक चला, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, 17 से 18 ऑलमोस्ट 100 ईयर्स का पीरियड रहा। फिर आया हमारा रोमांटिसिज्म पीरियड, जो है हमारा भी 18 से 19th सेंचुरी तक चला, ये भी ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक चला, एक सेंचुरी, ठीक। इसके बाद हमारा आया मॉडर्निज्म, जो कि लेट 19th सेंचुरी, जब लेट 19th सेंचुरी हम बोलते हैं तब हम 1950s के आगे की बात कर रहे हैं, सॉरी 1850s के आगे की बात कर रहे हैं जब हम लेट 19th सेंचुरी बोल रहे हैं, ठीक। वहीं पे जब हम मिड 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो इसमें हम बोल रहे हैं 1915 सेंचुरी, ठीक। सो ये भी ऑलमोस्ट 1 ईयर का पीरियड, 100 ईयर्स का पीरियड हो गया। एंड इसके बाद हमारा आ गया पोस्ट मॉडर्निज्म, जो कि हमारा मिड 20th सेंचुरी यानी कि 1950s से अभी तक चल रहा है, ठीक। आपके कोर्स में सिर्फ आप इस पीरियड पे फोकस करोगे, बाकी जो पीरियड्स हैं उनका सिर्फ आप एक ओवरव्यू रखोगे कि क्या क्या है, ठीक। सिर्फ इस पे फर्स्ट वाले एरा पे फोकस रहेगा, बाकियों का सिर्फ एक ओवरव्यू रखना है कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे फर्स्ट पीरियड पे, जो कि आ जाता है क्लासिकल पीरियड यानी कि क्लासिकल लिटरेचर। जब हम क्लासिकल लिटरेचर की बात करेंगे तब हम बात कर रहे होंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम लोग 8th सेंचुरी की बात करेंगे, यानी कि इन द स्टार्टिंग का टाइम, वो भी बिफोर क्राइस्ट BC, यानी कि अभी क्रिश्चियनिटी नहीं आई, ठीक। तो जब क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी, रिलीजन एज अ क्रिश्चियन रिलीजन नहीं था, तब चलता था यहाँ पे ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक मिथोलॉजी चलती थी, आप कह सकते हो ग्रीक रिलीजन चलता था। इसके अलावा नॉर्स मिथोलॉजी भी थी, नॉर्स मिथोलॉजी भी थी जो कि रोमन्स की थी, ठीक है। ये दो रिलीजन या आप कह सकते हो ये दो मिथोलॉजीज उस टाइम पीरियड पे, एंशिएंट टाइम पीरियड पे चलती थी, ठीक है। अब स्टार्टिंग में वो ग्रीक से हुई, ठीक। फिर ग्रीक के जब चीजें हो रही थी तब इसमें आपके सोक्रेट्स आए, प्लेटो आए, ठीक है, एरिस्टोटल आए, होमर आए। जब होमर आए तो इन्होंने
अपनी बुक इलियाड लिखी, ओडिसीज लिखी, और भी इन्होंने अपनी बहुत सारी बुक्स लिखी। जब सोक्रेट्स आए तो सोक्रेट्स ने अपनी फिलोसफीज दी। सोक्रेट्स और प्लेटो ने मिलके नई नई थ्योरीज निकाली, नई नई चीजें। आप कह सकते हो कि फिलोसफी में इस टाइम पीरियड पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। लिटरेचर में इसी का रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब होमर की बुक्स, आप कह सकते हो होमर का जो लिखने का तरीका था, या आप कह सकते हो उनकी जो स्टोरीज थी वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव है या कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंसर है, आप इसका आइडिया सिर्फ इसी बात से लगाइए कि आपके कोर्स में है द इलियड। ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स हो चुके हैं, उससे ज्यादा ईयर्स हो चुके हैं, हम स्टिल इलियड को अभी भी पढ़ रहे हैं। ठीक, इतनी इन्फ्लुएंशियल बुक है ये। ओके, जब हम बात कर रहे होते हैं कि इस टाइम पीरियड की, इस टाइम पीरियड में कौन कौन से आप कह सकते हो लिटरेचर के पार्ट्स चल रहे थे या कौन कौन से जेनर्स चल रहे थे, तो सबसे पहला टाइप जो आ जाता है वो होता है ड्रामा। ठीक, उस टाइम पीरियड पे ड्रामा इंट्रोड्यूस हो चुका था। ड्रामा डोमिनेंट नहीं था, पोएट्री डोमिनेंट थी, बट ड्रामा भी इंट्रोड्यूस हो चुका था। ठीक है, इसके बाद पोएट्री चल रही थी, लिखी जा रही थी उस टाइम पे, प्रोज भी लिखा जा रहा था, फिक्शन भी लिखा जा रहा था, मतलब जो फैक्चुअल चीजें उससे हट के लोग इमेजिन करके भी चीजें लिख रहे थे। हिस्ट्री ऑब्वियसली, जब सोक्रेट्स, प्लेटो, इन लोगों की बात होगी तो इतिहास तो डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा, हिस्ट्री इन्वॉल्व होगी। फिलोसफी भी प्लेटो, एरिस्टोटल, होमर, इनकी वजह से इंक्लूड हो ही गया। ठीक, बायोग्राफीज भी इस टाइम पे लिखी जा रही हैं। ठीक है, बाकी जितने लिटरेचर हैं, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर तो इसके काफी टाइम बाद आया है। ठीक है, इंडियन लिटरेचर में भी बायोग्राफीज जो है वो उतनी ज्यादा प्रेफर नहीं की गई है। इवन इंग्लिश इंडियन लिटरेचर में बायोग्राफीज ज्यादा लिखी ही नहीं जाती। ठीक, बायोग्राफीज मोस्टली जो है वो वेस्टर्न कल्चर्स में लिखी जाती है। ठीक, एंड ये सब चल ही रहा था। एंड इसी टाइम पीरियड पे जो है रोमन्स ने ग्रीस पे अटैक किया, इन्वेड किया। एंड ये कॉन्सेप्ट आपको अब तक तो समझ आ ही गया होगा, जब कोई कंट्री या कोई नेशन जो है वो दूसरे नेशन पे अटैक करता है या इन्वेड करता है, तो इन्वेशन के बाद उनके जो कल्चर्स होते हैं, उनकी जो आर्ट्स होते हैं, उनके जो लिटरेचर होता है वो आपस में मिक्स होता है। कुछ वो हमसे अडाप्ट करते हैं, कुछ हम उनसे अडाप्ट करते हैं। ठीक, तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ कह सकते हो आर्ट यहाँ पे होता है। एंड यही चीज हुआ था ग्रीक्स और रोमन्स के बीच में। जब रोमन्स ने ग्रीक्स पे अटैक किया, इन्वेड किया, उसके बाद रोमन्स ने जो है अपनी नॉर्स मिथोलॉजी लाई, जिसमें उन्होंने ग्रीक मिथोलॉजी या ग्रीक गॉड से रिलेटेड अपने नॉर्स गॉड बनाने शुरू किए। ठीक है, जब आप अगर आप पढ़ते हैं इसके बारे में, मिथोलॉजी के बारे में, स्पेशली एंशिएंट यूरोपियन मिथोलॉजीज के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि ग्रीक के जो मेन गॉड है वो है जूस। ठीक है, इनको कुछ लोग ज्यूस भी बोलते हैं। ठीक, ये ग्रीक के हैं। एंड इसी का इक्विवेलेंट या इसी के बराबर पे या सिमिलर जो है वो है नॉर्स के जुपिटर। ठीक है, अब जुपिटर से आपको भी कुछ समझ में आ रहा है कि हमारे बृहस्पति देव भी हैं। ठीक है, सो सारी मिथोलॉजीज कुछ हद तक माना जाता है कि वो सिमिलर है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं अडैप्टिव है। ठीक, बट ग्रीक ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था रोमन्स को। रोमन्स ने उनकी स्टाइल को मिमिक करना स्टार्ट किया था, इमिटेट करना स्टार्ट किया। ठीक, इन्वेशन के बाद सबसे पहले तो उन्होंने टॉपिक ऑफ मैटर हो गया, चाहे वो स्टाइल हो गई, चाहे वो कंटेंट हो गया, वो हर चीज उन्होंने पहले कॉपी करना स्टार्ट किया, इमिटेट किया। एंड उसके बाद उन्होंने जो है उसे थोड़ा सा हट के बनाना शुरू किया। सीखने का तरीका यही है कि पहले आप कॉपी करना शुरू करते हो, एंड फिर जब आप कॉपी करना प्रॉपरली सीख जाते हो, उसके बाद आप अपनी चीजें बनाते हो। ठीक है, एंड बाय द एंड ऑफ क्लासिकल पीरियड क्या हुआ कि रोमन एम्पायर जो है वो पूरी तरीके से फैल तो चुका था, बट इसी के साथ एक नई चीज आई जो आई क्रिश्चियनिटी। तो स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी भी इस टाइम पे स्टार्ट हो गई। अब जैसे जैसे रोमन एम्पायर फॉल होता गया, वैसे वैसे रोमन कैथोलिक जो चर्च था वो पावर में आता गया। ठीक है, अब इसके बाद जो मिडिल एजेस आए, ठीक, इसमें ओवरऑल कंट्रोल जो है वो चर्चेस का है। ओके, इसके आगे का डिस्कशन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी जल्दी से हम देख लेते हैं कि क्लासिकल लिटरेचर में कौन कौन सी बुक्स प्रोमिनेंट रही हैं। तो ऑब्वियसली होमर की इलियड रही है। ठीक है,
ओडिसीज ये भी होमर की है। इसके बाद मेडिया ये है यूरिपेडिस की, एंड मेटामॉर्फोसिस ये बुक लिखी थी ओविड। एंड आप ये चीज ध्यान रखिए कि जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब क्राइस्ट के पहले वाले टाइम पीरियड के दिख रहे हैं, यानी कि क्रिश्चियनिटी अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई। बाय द एंड ऑफ क्लासिकल एरा क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, क्रिश्चियनिटी आ चुके हैं, जीसस क्राइस्ट आ चुके हैं, ठीक है। एंड जीसस क्राइस्ट के आने के साथ ही लिटरेचर का, यूरोपियन लिटरेचर का जो है वो डार्क पीरियड स्टार्ट हो चुका है, या डार्क एजेस भी हमारे नहीं, इनके स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक। अब कैथोलिक चर्च की क्या आदत थी, कैथोलिक चर्च ने जितना भी मैटर था, जितना भी लिटरेचर था, वो सब अगर वो चर्च के फेवर में है तो ठीक है, बट अगर चर्च के फेवर में नहीं है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। यही रीजन है जब हम होमवर्क या किसी भी मिडिल एज से पहले का अगर हम कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमारे पास मटेरियल है ही नहीं, ठीक। इसको आप इक्विवेलेंट इस तरीके से ले सकते हैं, जब मुस्लिम्स इंडिया में इन्वेड किए थे, या मुगल्स जब इंडिया में इन्वेड किए थे, तो सबसे पहला जो काम उन्होंने किया था वो ये था कि उन्होंने हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया था, हमारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया था, हमारे लिटरेचर को हटाना शुरू किया था, ठीक। सेम चीज चर्चेस ने भी की थी कि उन्होंने ग्रीक कल्चर को, ग्रीक लिटरेचर को, रोमन लिटरेचर को हटाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। एंड वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते थे, लोगों को फोर्स करते थे कि आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। एंड यही वो टाइम पीरियड है जिसमें रिलीजन के बारे में बहुत ज्यादा बात होने लगी है, ठीक है। हर चीज बाइबल से कनेक्ट की जा रही है, जहां बाइबल नहीं है वहां बाइबल को लाया जा रहा है, ठीक है। तो सेक्युलर कंटेंट जो है वो बहुत कॉमन है। सेक्युलर मतलब ऐसा कंटेंट जो रिलीजन बेस्ड नहीं है, जो कॉमन है, ठीक। तो सेक्युलर बेस्ड कंटेंट बहुत कम बना है इस पीरियड में। हर चीज जो है वो रिलीजन से कनेक्टेड बनी है या बाइबल से कनेक्ट करके बनाई गई है, ठीक है। सो इसमें कौन कौन से आ गए, हाइम्स यानी कि मंत्र, या आप कह सकते हो जो उनके पूजा के लिए जो प्रार्थनाएं होती हैं वो, थियोलॉजिकल बुक्स, थियोलॉजिकल भगवान से रिलेटेड बुक्स, या थियोलॉजिकल एसेस, भगवान से रिलेटेड एसेस। मिस्ट्री प्लेस आए हैं। मिस्ट्री प्लेस वो प्लेस जिनका बेस जो है वो बाइबल होता था, एंड इसी टाइम पे मिरेकल प्लेस भी आए हैं, ठीक। मिरेकल प्लेस भी आए हैं और मोरालिटी प्लेस भी आए हैं। मिरेकल प्लेस वो प्लेस है जो कि बात करते हैं कि किसी सेंट ने कोई चमत्कार की। आप देखते होंगे कि कई कहानी आपने सुनी होगी जिसमें किसी सेंट ने जो है कोई चमत्कार किया है, तो वो ऐसा कुछ अगर आप स्टोरी पढ़ रहे हो तो वो आपका मिरेकल प्लेस का पार्ट आ जाता है। एंड अगर मोरालिटी प्लेस की बात करते हैं तो कोई ऐसा प्ले जिसमें बाइबल की स्टोरी को ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है जिससे किसी को कोई मॉरल टीचिंग या मॉरल लेसन ऑडियंस को सिखाया जा रहा हो, ठीक, टीच किया जा रहा हो, वो हो जाता है हमारे मोरालिटी प्लेस। सो ये वही टाइम पीरियड है जब मेजरली ये तीन, मिस्ट्री, मोरालिटी एंड मिराकल, ये तीनों प्लेस प्रोमिनेंट हो गए थे इस टाइम पीरियड पे। सेक्युलर टेक्स्ट बहुत कम हो गया था, ठीक है। एंड ये वही टाइम पीरियड है जब इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हुआ था। इंग्लिश लिटरेचर, जब आप इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो वो एंग्लो सैक्सन से स्टार्ट करेंगे, एंड एंग्लो सैक्सन जो है वो इसी टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुए थे, ठीक है। अब बाइबल तो ऑब्वियसली इस टाइम पीरियड का रिलीजियस कंटेक्स्ट बन गया, एंड बहुत सारे प्लेस बन गए जो इस टाइम पीरियड पे आए थे। अब बात कर लेते हैं जरा ऐसे प्लेस की जो सेक्युलर थे, या ऐसे टेक्स्ट की जो सेक्युलर टेक्स्ट है इस टाइम पीरियड पे। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा बेवुल्फ। बेवुल्फ रफली ये 700 से 1000 BC में लिखा गया है। हमें नहीं पता किसने लिखा है, हमें बस ये पता है कि ये बेवुल्फ नाम से किंग थे, उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में पूरा लिखा हुआ है, पूरी स्टोरी है, एंड ये पोएट्री के फॉर्म में लिखी गई है, इट्स एन एपिक, ओके। इसके बाद आ जाता है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी डांटे ने लिखी है। इसके बाद कैंटरबरी टेल्स जो है वो भी लिखी गई है, जो कि चौसर ने लिखी है, ठीक। एंड इसी के बाद आ जाता है हमारा एवरीमैन, जो कि हमें नहीं पता कब लिखी गई, किसने लिखी है, हमें बस ये पता है ये 1510 में लिखी गई, ओके। अब एक चीज आप याद रखिएगा, जब हम बात कर रहे होते हैं चौसर की या बेवुल्फ की, तो ये दोनों जो है इंग्लिश लिटरेचर में दो सेपरेट पीरियड को बिलोंग करते हैं, पर जब हम यूरोपियन लिटरेचर की बात करेंगे तब ये एक ही पीरियड को बिलोंग करते हैं, ओके। सो इसी के साथ हमारे डार्क एजेस खत्म होते हैं, यानी कि मिडिल एजेस खत्म होते हैं। एंड ऑब्वियसली जब बहुत ज्यादा अंधकार आ जाता है तो अंधकार के बाद
उजाला आना शुरू होता है, रोशनी आनी शुरू होती है एंड चीजें दोबारा से पनपनी शुरू होती हैं, ठीक है। सो आफ्टर डार्क एजेस क्या आया हमारा, रेनेसा पीरियड आया। एंड रेनेसा जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका सिंपल सा मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ मतलब दोबारा पैदा होना। किस चीज का दोबारा पैदा होना, हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट थे, हमारे नहीं, इनके जो एंशिएंट टेक्स्ट थे उनका दोबारा से आना, उनका दोबारा से आप कह सकते हो एक रिफाइंड वर्जन आना, ठीक है। सो अब इस टाइम पीरियड पे जो मेन फोकस रहा वो क्लासिकल टेक्स्ट पे रहेगा। क्लासिकल टेक्स्ट जो हमारे ग्रीक्स के और रोमन्स के जो क्लासिकल टेक्स्ट है जो आप अभी अपने कोर्स में पढ़ोगे वो, ठीक है। एंड ये वो टाइम पीरियड रहा जिसमें लोगों ने रिलीजन को साइड कर दिया, ठीक है। लोगों ने दिमाग लगा के सोचना शुरू किया। साइंटिफिक डेवलपमेंट्स में इस टाइम पे बहुत सारे शुरू हुए। साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, एस्ट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, जियोग्राफिकल डेवलपमेंट्स सब इसी टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुए, ठीक है। एंड एक बात आप लोगों को बिल्कुल याद होगी कि ये वही टाइम पीरियड है जब ब्रिटिश जो है वो इंडिया में आए थे एज अ ट्रेडर। 14th सेंचुरी में ही आए थे, 14th में, 15th में आए थे, ठीक। 1400s में आए थे, 15th में आए थे, ठीक। तो ये वही टाइम पीरियड है जब जोग्राफिकली यूरोप जो है वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गया था, वो दूसरी कंट्रीज में जब उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। साइंटिफिक डेवलपमेंट किस तरीके से होने लगा था, ये वही टाइम पीरियड है जब गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप को इन्वेंट किया था, जोहानस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया था, आप कह सकते हो कि इन्वेंट किया था, ठीक है। सो सारी जितनी इन्वेंशंस हुई हैं मोस्टली इसी टाइम पीरियड पे हुई हैं। एंड वो धीरे धीरे अब इसके बाद आप कह सकते हो कि इस एरा के बाद जो है सारे इन्वेंशंस होने स्टार्ट हुए हैं, डेवलपमेंट्स होने स्टार्ट हुए, ठीक। सो जैसा मैंने आपको कहा कि जोहानस गुटेनबर्ग ने जो है वो प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट कर दिया था 1410 में। एंड 1476 में विलियम कॉस्टन थे जिन्होंने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस ले आया। अब प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से क्या हुआ, बुक्स का मैन्युफैक्चरिंग जो है, बुक्स का प्रोडक्शन जो है वो बहुत तेजी से होने लगा। इससे पहले हाथ से बुक्स लिखी जाती थी, चाहे अगर उसकी हमें कॉपी बनानी है वो कॉपी भी हाथ से लिखी जाती हो, ठीक है। बट इनकी वजह से क्या हुआ कि वो एक मशीन के थ्रू बनना शुरू हो गया, ठीक है। प्रॉपर बुक्स का जो प्रोडक्शन है वो सडनली इंक्रीज हो गया। लोग साइंटिफिक सोच रहे हैं तो रिलीजियस बुक्स बननी कम हो गई, बननी कम हुई है, खत्म नहीं हुई, ठीक। बहुत सारे पोएट्स थे, बहुत सारे राइटर्स थे जिन्होंने इस टाइम पीरियड में भी गॉड और बाइबल से कनेक्ट करके लिखा है, ठीक है। साइंटिफिक सोचने लगे हैं। सेकुलर बुक्स बहुत तेजी से आप कह सकते हो सेकुलर लिटरेचर जो है वो बहुत तेजी से बनना स्टार्ट हो गया, ठीक। एंड इस टाइम पीरियड का सबसे फेमस जो रहा वो रहा मिगेल डे कैरवेंस का डॉन ऑक्स्टन। ये इस बुक को जो है हमारी आप कह सकते हो लिटरेचर की, हमारी यूरोपियन लिटरेचर की फर्स्ट मॉडर्न बुक माना जाता है, ठीक है। एंड ओवरऑल मैंने कहा कि यूरोपियन रेनेसां पीरियड जो है वो 15 से 17 सेंचुरी तक चला है। जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, जो आगे चल के इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे, उन्हें ये बात समझ में आएगी कि इसी टाइम पीरियड पे एलिजाबेथियन पीरियड भी स्टार्ट होता है। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है वो इंग्लैंड की क्वीन बनी थी। एंड ये वही टाइम पीरियड आ गया था जब विलियम शेक्सपियर बॉर्न हुए थे एंड उन्होंने लिटरेचर लिखना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यूरोपियन लिटरेचर में जब रेनेसां चल रहा था तब विलियम शेक्सपियर भी थे। तो विलियम शेक्सपियर थे तो ऑब्वियसली इतने रोमांटिक पोएम्स हो गई, जो सोनेट्स हो गई, ये सब इंट्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है। एंड ये वही टाइम पीरियड है जिसमें स्पेंसर भी पैदा हुए हैं। स्पेंसर ने भी क्या किया है, सोनेट का एक नया वर्जन आप कह सकते हो इन्वेंट किया था या डिस्कवर किया था, ओके। जल्दी से देख लेते हैं इस टाइम के कौन कौन से लिटरेचर प्रोमिनेंट रहे हैं। सो ऑब्वियसली विलियम शेक्सपियर के जितने भी हैं, फिर वो चाहे रोमियो जूलियट हो, चाहे वो हैमलेट हो, चाहे वो ओथेलो हो, ठीक है, ये सारे इस टाइम के हैं। इसके अलावा यूरोपियंस की जब हम बात करते हैं तो प्रेज ऑफ फॉली भी इसमें आ जाता है हमारा, एस्ट्रेसमस ने लिखी है, ठीक है। मिगेल का मैंने बता ही दिया। पैराडाइज लॉस्ट पे आ जाता है जो कि मिल्टन ने लिखा है। पैराडाइज लॉस्ट ओवरऑल बाइबल पे ही बेस करके बुक है, ठीक है। इसमें सेटन और गॉड और एडम ईव के बारे में स्टोरी है, ठीक। सो जैसा मैंने कहा कि रिलीजन जो है वो पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ। बहुत सारे राइटर्स थे जो लिखते थे जिसमें मिल्टन एक थे। रेनेसांस के बाद अब आया हमारा एनलाइटमेंट पीरियड। एनलाइटमेंट अब हमें
अब हम और ज़्यादा आप कह सकते हो कि लॉजिकल होके सोचना शुरू कर चुके हैं, रैशनल होके सोचना शुरू कर चुके हैं। साइंटिफिक और फिलोसफिकल एडवांसमेंट बहुत तेजी से हो रही है, ठीक है। एंड इस टाइम पीरियड पे जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि प्रोमिनेंट थिंकर्स या इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स थे वो आ जाते हैं हमारे थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैकस रॉस। एंड इनकी जो बुक्स थी वो अभी भी उनके रिस्पेक्टिव आप कह सकते हो सब्जेक्ट्स में, रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में पढ़ाई जाती हैं। जॉन लॉक के बारे में अभी भी आप लिटरेचर में तो पढ़ोगे ही, फिलोसफी में भी इनको बहुत पढ़ाया जाता है, ठीक है। इनकी बुक्स द एलिमेंट्स ऑफ लॉ जो कि थॉमस हॉब ने लिखी थी, नेचर एंड पॉलिटिक्स जॉन लॉक ने लिखी थी, एंड एसे रिगार्डिंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ये भी लॉक ने लिखी थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रॉस ने लिखी है। ये सब अभी भी पढ़ी जाती है, अभी भी रेफरेंस के लिए यूज की जाती है, ओके। अब ये आपका 17th सेंचुरी हो गया। अब 18th सेंचुरी भी होगा। जब 18th सेंचुरी ऑलमोस्ट एंड पे आ गया तब लोगों ने जो है रैशनलिज्म को छोड़ा। लाइक थिंक मतलब जब आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा रैशनल होकर सोचने लगते हो तो एक टाइम पीरियड आता है जहाँ पे आप थकने लगते हो, ठीक। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जब आप हो जाते हो तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ कि जब लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, आप कह सकते हो एक तरीके से वो होपलेस हो। रैशनलिज्म ये करता है जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हो, तो आप कभी कभी आपको प्रैक्टिकली रियलाइज होता है कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, एंड यू लूज योर होप, ठीक। उससे बचने के लिए इन्होंने एक स्टेप बैक लिया एंड अब जो लिटरेचर आने लगा वो सेंटिमेंटल एंड इमेजिनरी बेस आने लगा एंड रोमांटिसिज्म के स्टार्ट हुई। रोमांटिसिज्म ये विलियम शेक्सपियर वाला रोमांटिसिज्म नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ये रोमांटिसिज्म ऐसा है जिसमें हम लोगों ने नेचर की ब्यूटी को या सराउंडिंग्स की ब्यूटी को प्रेज किया है, ठीक है। ये वही टाइम पीरियड है जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ आ गए, ओके। विलियम वर्ड्सवर्थ आ चुके हैं। इसमें आपका आप कह सकते हो ईट्स भी इसी टाइम पे आ गए थे, WB ईट्स भी इसी टाइम पीरियड पे आ गए हैं, ST कॉलरेज भी इसी टाइम पीरियड पे आए हैं, ठीक। आपकी लिरिकल बैलेट जो है वो भी इसी टाइम पीरियड पे लिखी गई है। बाकी जो ऑथर्स इस टाइम पीरियड के या रोमांटिक राइटर्स जो इस टाइम पीरियड के इंग्लिश के अलावा जो फेमस रहे हैं उसमें अलग हैं विक्टर ह्यू, जोनाथन वुल्फगैंग, विलियम ब्लेक भी बहुत अच्छे राइटर हैं। एंड ये रोमांटिक पीरियड के नहीं है, पर्टिकुलरली जब हम लिटरेचर के सेंस में, इंग्लिश लिटरेचर के सेंस में देखेंगे तब ये ट्रांसेंडेंटल में आएंगे। ट्रांसेंडेंटल क्यों आएंगे? क्योंकि इनकी राइटिंग्स में जो है आपको एनलाइटमेंट पीरियड, इंग्लिश लिटरेचर में विक्टोरियन पीरियड उस टाइम का था, ठीक है। एनलाइटमेंट पीरियड और रोमांटिक पीरियड दोनों का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे विलियम ब्लेक के राइटिंग्स में। एंड इसी वजह से इनको ट्रांसेंडेंटल पोएट या ट्रांसेंडेंटल राइटर भी कहा जाता है। एंड इस टाइम पीरियड पे नेचुरल ब्यूटी की मैंने आपको बता दिया कि नेचर की ब्यूटी के बारे में बात होने लगी, इमोशंस के बारे में बात होने लगी, एंड फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन बहुत प्रोमिनेंट हो गया था, लिटरेरी वर्क्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था, ठीक है। प्रोमिनेंट लिटरेचर्स कौन कौन सा आ जाता है? सबसे पहले आता है ले मिजरेबल्स जो कि ह्यूग ने लिखी है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस ये विलियम ब्लेक ने लिखी है, ठीक है। लेस मिजरेबल की जब हम बात करेंगे तो ये वही टाइम पीरियड है जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ह्यूग ने लिखी थी लेस मिजरेबल्स, ठीक, याद रखिएगा। कुछ और वर्क्स अगर हम इस टाइम पे देखते हैं तो रॉबिन्सन क्रूसो इसी टाइम पे लिखा गया था, डैनियल ने लिखा है, फ्रैंकेनस्टाइन इसी टाइम पीरियड पे लिखा गया है, मेरी शेली कुछ याद आया हो, शेली, पीबी शेली आपको शायद याद आया हो, पीबी शेली भी इसी टाइम पीरियड के राइटर, ठीक है। फॉस लिखी है वुल्फगैंग ने, ठीक है। लेस मिजरेबल्स की मैंने आपको बता दिया विक्टर ह्यूग ने लिखी है, ठीक। अब एनलाइटमेंट हो गया, रोमांटिक हो गया। अब बहुत ज्यादा रोमांटिक जब होने लगता है, बहुत ज्यादा आप इमेजिनेशन होने लगते हो, तब क्या होता है? सडनली रियलिटी चेक होता है। तो फिर से यहाँ पे भी वही चीज हुआ कि रियलिटी चेक हुआ एंड रियलिज्म आ गया। और रियलिज्म के साथ अब लिटरेचर में आप इमेजिनेशन या किसी चीज की ब्यूटी के बारे में बात नहीं कर रहे। अब लिटरेचर में आपको ऐसे लिटरेचर मिलेंगे जो चीज जैसी है वैसी दिखा दी, ठीक। अगर कोई इंसान अच्छा दिख रहा है तो ये नहीं बोला गया कि अरे तुम चांद की तरह खूबसूरत दिख रहे हो, नहीं, सीधा सीधा बोल गया है भाई तुम खूबसूरत लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, खूबसूरत नहीं अच्छे लग रहे हो, ठीक। इस तरीके से बात की गई है इस टाइम में। इसका सबसे प्रोमिनेंट लिटरेचर जो था वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं, सबसे ज्यादा
फेमस जो था वो गोस्टॉव एक फ्रेंच राइटर है, ठीक। उनकी बुक थी मैडम बोवरी, ठीक। इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, मैं गलत बोल रही हूँ। सो ये बुक इन्होंने सिंपल से रोमांटिसिज्म को तो पूरी तरीके से अपने दिमाग से हटा दिया, एंड उन्होंने मैडम बोवरी की जो मतलब एकदम एक मिडिल क्लास फैमिली की, एक मिडिल क्लास लेडी की उस टाइम की जो लाइफ होती है उसको दिखाई, जो कि ऑब्वियसली खूबसूरत तो बिल्कुल नहीं है, ठीक। सैड भी है, एंड जितने भी आप कह सकते हो गलत चीजें, आप कह सकते हो कि ग्रीफ या रिग्रेट वाली चीजें जो हो सकती है, वो सब इस स्टोरी में उन्होंने या इस बुक में अपनी प्रॉपर्ली उन्होंने दिखाया, ठीक। कुछ लिटरेचर और कुछ लिटरेरी वर्क्स और देख लेते हैं जो इस टाइम पीरियड के हैं। तो इसमें गुस्टॉव की तो मैंने बात कर दी। अ टेल ऑफ टू सिटीज, चार्ल्स डिकेंस अगर आपको कुछ याद आया, चार्ल्स डिकेंस ने इनकी बुक्स में आपको, जैसे मैंने कहा कि रियलिज्म आ चुका है, जैसा है वैसा दिखाया जाएगा, एंड यूजुअली डार्क साइड दिखाया जाएगा, जो आप कह सकते हो सोसाइटी का डार्क साइड है वो दिखाया जाएगा। सो चार्ल्स डिकेंस की जितनी भी बुक्स हो, फिर वो चाहे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हो, चाहे ओलिवर ट्विस्ट हो, ठीक है, वो सारी जब आप बुक्स इनकी पढ़ोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि ओवरऑल जो इनका थीम है या जो भी ये प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वो जैसा है वैसा दिखा रहे हैं, एंड यूजुअली एक सोसाइटी का जो डार्कर साइड है, जो सैड साइड है, उसको प्रेजेंट करना है, ठीक। और डॉल हाउस हेनरी इब्सन की है, नॉर्वे के राइटर हैं। इसमें भी उन्होंने जो है एक मिडिल क्लास वुमेन की कैसी लाइफ होती है उस टाइम पीरियड पे, वो उन्होंने प्रेजेंट की है, ठीक है। वॉर एंड पीस, लियो टॉलस्ट, ये रशियन राइटर है, इन्होंने भी वॉर और पीस से तो समझ में आ रहा है कि भाई वॉर के बारे में बात हो रही है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये वही टाइम पीरियड आ रहा है जब वर्ल्ड वॉर वन आ रहा है, ठीक। मॉडर्निज्म आया, मॉडर्निज्म में अभी वर्ल्ड वॉर वन भी है। अब हम चलते हैं मॉडर्निज्म में। मॉडर्निज्म इसको रियलिज्म को इन्होंने रिप्लेस किया, रियलिज्म जो चीज जैसी की वैसे दिखा रहे हैं, मॉडर्निज्म में इन्होंने प्रॉपर क्रिटिक करना स्टार्ट किया, किसका, सोशल चीजों का, पॉलिटिकल चीजों का, जो स्टेटस था उस टाइम की लाइफ का, हर चीज को वो क्रिटिक कर रहे हैं, ठीक। हर चीज की कमी को वो प्रॉपरली हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, ओके। एंड ये यही टाइम पीरियड है जब फेमिनिज्म भी है, ठीक है। लिटरेचर में फेमिनिज्म इसी टाइम पीरियड पे आया है, यूरोपियन लिटरेचर की बात कर रही हूँ मैं, इसी टाइम पे फेमिनिज्म भी आया है, ओके। एंड ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स तो रियलिज्म में कवर हो चुके थे कि भाई जो चीज जैसी वैसी दिखा रहे हैं। तो मॉडर्निज्म में क्या हुआ, हर चीज का प्रॉपर क्रिटिक फेमिनिज्म को, और जो नए टॉपिक्स थे, फेमिनिज्म एक नया टॉपिक हो गया, आप कह सकते हो कि बच्चों पे बहुत ज्यादा फोकस करने लगे कि उनकी लाइफ को किस तरीके से और अच्छा बनाया जा सकता है, सोसाइटल चेंजेस और किस तरीके से लाए जा सकते हैं, ठीक है, इस पे बात होने लगी। क्लास डिफरेंस को हटाने की बात होने लगी, ठीक है। एंड इस टाइम पीरियड पे सिर्फ एक पर्सपेक्टिव नहीं था कि सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव साथ में चल रहे थे। नॉन लीनियर स्टोरीज आ चुकी थी, नॉन लीनियर मतलब कि एक डायरेक्शन में ही चल रही है स्टोरी, एक डायरेक्शन में चल रही है, वो पास्ट प्रेजेंट स्विच कर रही है, ठीक। पास्ट में बेचारी हो सकता है एक साथ दो कैरेक्टर्स की स्टोरी चल रही है। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी इसी टाइम पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपके हमारा जो कैरेक्टर उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसका भी प्रॉपर डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको स्टोरी में देखने को, बुक में देखने को आपको मिल जाए। इस टाइम के नोटेबल नॉवेलिस्ट या राइटर्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है वर्जीनिया वुल्फ का। वुल्फ का नाम कहीं पर भी आ जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ये फेमिनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। जेम्स जॉयस भी इसी टाइम पीरियड के हैं, फ्रांस कैफके भी इसी टाइम पीरियड के हैं, ठीक है। कुछ लिटरेरी वर्क्स देख लेते हैं इस टाइम पीरियड के। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा हार्ट ऑफ डार्कनेस, जोसेफ कॉनराड ने लिखा है। द वेस्टलैंड, टी.एस. इलियट ने लिखा है। यूलिसियस, जेम्स जॉयस ने लिखा है। द गार्डन पार्टी, कैथरीन मैनफील्ड ने लिखा है। मिसेस डॉलवे, ये वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। वर्जीनिया वुल्फ और कैथरीन मैनफील्ड की जितनी भी आप बुक रीड करेंगे, कोई भी उनका वर्क जब आप रीड कर रहे होगे, तब आपको एक चीज नोटिस होगी कि वो विमेन सेंट्रिक है। फेमिनिज्म के बारे में बहुत डिटेल में उन्होंने बहुत अच्छे से उस टाइम की विमेन्स की सिचुएशन को उन्होंने अपनी बुक्स में रिप्रेजेंट किया है, एंड सोसाइटी से आप कह सकते हो एक तरीके से वो फाइट बैक भी कर रही थी अपनी बुक्स में, ओके। सो ये तो हो गया हमारा मॉडर्निज्म। अब हम चलते हैं मॉडर्निज्म के बाद यानी कि हमारे करंट टाइम पीरियड जो किया जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म टाइम पीरियड आपको क्लियर है,
ये वो टाइम पीरियड अच्छा है जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ है, मॉडर्निज्म में वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ है, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड आ गया था, जितने टाइम पीरियड के 3-4 साल के जो वर्ल्ड वॉर चला है, उस टाइम पीरियड पे एज सच कोई लिटरेचर नहीं आया है। जो लिटरेचर आया है वो जो पोएम्स या कोई भी वर्क अगर आया है वो वर्ल्ड वॉर या वॉर से कनेक्टेड आया है। वर्ल्ड वॉर टू में भी यही चीज हुई कि जब तक वर्ल्ड वॉर चल रही थी तब तक कोई लिटरेचर एज सच आया नहीं, जो आया है वो वॉर के बाद आया है। एंड वॉर के बाद जो लिटरेचर आया है वो ओवरऑल जो वॉर में जो सेंसलेस डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो सेंसलेस आप कह सकते हो कि लाइफ लॉस हुई थी, डिस्ट्रक्शन या क्योस जो क्रिएट हुआ था, उसको फोकस करके चीज़ें लिटरेचर में डाली गई थी या लिटरेचर में हाईलाइट की गई थी। इसके अलावा कुछ नए स्कूल्स हैं जिसमें आपका आ जाता है एब्सर्डिज्म। एब्सर्डिज्म एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे हर चीज पूरी तरीके से एब्सर्ड है, आप कह रहे हो क्यों ही हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा एग्जिस्टेंशियलिज्म भी इसी टाइम पीरियड पे है। बेसिक आइडिया आ गया कि हर चीज जो है वो आप कह सकते हो निरर्थक है। जो हमारे इंडियन मिथोलॉजी में या हिंदुइज्म में कहा जाता था कि हर चीज निरर्थक है, आप एट लास्ट भगवान से या यूनिवर्सल बीइंग से अटैच हो गए या आप यूनिवर्सल बीइंग से वापस जाके कनेक्ट हो गए, मोक्ष आपको मिलेगा। वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो लिटरेचर में भी या आप कह सकते हो यूरोपियन लिटरेचर में भी आने लगा। ओके, अब ये आप डिफरेंस देखो जो इंडियन लिटरेचर और यूरोपियन लिटरेचर में है कि जो कॉन्सेप्ट इंडियन लिटरेचर में बहुत टाइम पहले आ चुका था वो वेस्टर्न कल्चर में आने में कितना टाइम लगेगा। एब्सर्डिज्म का भी टॉपिक हमारे हिंदुइज्म में बहुत पहले से है, कृष्ण जी ने बहुत अच्छे से भगवत गीता में इसके बारे में बताया, ठीक है। एंड सेम इज एक्सिस्टेंशियलिज्म के बारे में। ओके, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इन दोनों का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपको देखने को मिल जाएगा वो आएंगे सैमुअल बकेट के बुक्स। इनके जितने प्लेस हैं वो एब्सर्डिज्म जो मूवमेंट है या थिएटर ऑफ एब्सर्डिज्म है उसको हाईलाइट करके रहेगा। इसके अलावा बाकी जो लिटरेचर है जल्दी से देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। की लिटरेचर्स या की वर्क्स जो हैं वो आ जाते हैं उसमें वेटिंग फॉर गॉडेड, सैमुअल बकेट की है। ओवरऑल इसकी स्टोरी है कि दो लोग रहते हैं, दो बंदे रहते हैं, वो एक पेड़ के नीचे एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, दिखाया भी नहीं गया स्टोरी में कैरेक्टर है गॉडेड, ठीक। उसका वो लोग वेट करते हैं, वो लोग ट्री के नीचे वेट कर रहे होते हैं, बीच में दो लोग आते हैं, चारों लोगों के बीच में आपस में कन्वर्सेशन होता है, फिर जो दो लोग आए थे वो चले जाते हैं एंड ये जो दो लोग ट्री के नीचे वेट करते हैं वो वहीं वेट करते रह जाते हैं। बस इतना ही है पूरे प्ले में, ओवरऑल बस इतना ही है कि लाइफ जो है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस चीजें किए जा रहे हैं एंड इसका ऐसा कोई फ्रूटफुल रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा, ठीक है। एब्सर्ड लगा ना कि भाई वो लोग वेट कर रहे हैं, स्टोरी के आखिर में भी वेट करें, शुरू में भी वेट करें, आखिर में भी वेट करें। सो कुछ ऐसे ही प्लेस आपको सैमुअल बकेट की प्लेस में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आया द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमेन, जिसे लिखा था जॉन फ्लाउरर ने। नेक्स्ट आ जाता है इफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर, ये इटालियो कैलुलो ने लिखा, ये इटालियन राइटर है। इसके अलावा हमारा आ जाता है फॉक्सस पेंडुलम, ये लिखा था एम्बर्डो एको ने, ये भी इटालियन राइटर है। सो ये ओवरऑल हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो हो गया यूरोपियन लिटरेचर के बारे में, क्लासिकल लिटरेचर नहीं, ओवरऑल मैंने आपको व्यू दे दिया यूरोपियन लिटरेचर के बारे में। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी फर्स्ट यूनिट का जो आपका फर्स्ट टॉपिक है होमर्स द इलियड, उससे स्टार्ट करेंगे। सो ओवरऑल अगर आपको ये बुक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अभी तो आपकी बुक स्टार्ट हुई है, ये बुक आपकी पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म भी होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।